अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा से ही खित्ते में अमन को तरजीह दी है और ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए पेश रहा है। यही वजह है कि चाहे अफ़गान अमन प्रोसेस हो, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हो या फिर खलीजी ममालिक में बढ़ती हुई कशीदगी हो, पाकिस्तान ने हमेशा से ही अमन के लिए एक भरपूर किरदार अदा किया है, हमेशा ही कोशिश की है। और इसी अमन मिशन को लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज ईरान गए और सऊदी अरब और ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाज़े से अमन के साथ खित्ते की मईशत को भी नुकसान होगा, जिससे खित्ते में गुर्बत बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक की जो अहमियत है उसको भी वाज़े किया और ये कहा कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, तो सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर हसन रूहानी के साथ मुलाकात को भी हौसला अफजा करार दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 1-2 रोज़ में सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे और सऊदी क़यादत को भी दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ा है इसके हल के लिए एतमाद मिलेंगे। क्या सालिसी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों का कोई मुस्बत जवाब सामने आएगा? इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। शाहिद साहब, ईरान और सऊदी अरब में सालिसी, अमेरिका की भी ख्वाहिश, सऊदी अरब की भी ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म इसी सिलसिले में, जैसे कि मैंने कहा, ईरान गए हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ईरान को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है। यही सऊदी अरब ईरान को मैदान जंग बनाने की भी बातें करता रहा है, लेकिन अब सालिसी की ख्वाहिश है। आप क्या समझते हैं कि इस पॉलिसी में तब्दीली इसलिए कि अब अमेरिका को, सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता के हवाले से वो चाहते हैं कि अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील किया जाए, जैसा कि 2 रोज़ पहले उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंगों का हिस्सा बनना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती की रियलाइजेशन को समझते हुए आप समझते हैं कि अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पर जो तनाज़ात चल रहे हैं इस खित्ते में उनको अब ख़त्म होना चाहिए? यकीनन अमेरिका की पॉलिसी में ये तब्दीली आई है और सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने जो अभी कहा आपने कि मशरिक़ वस्ता में की जंगों में आना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, इस बात का इतराफ़ है। मिसाल के तौर पे 2003 में इराक़ पे अमेरिका ने जारहियत की थी और भी दीगर ममालिक के साथ हमेशा इन्वॉल्व रहा है, तो अब उनको इस बात का एहसास है कि इन जंगों से कुछ हासिल नहीं हुआ, अमेरिका को नुकसान ज़रूर हुआ। तो ये ख्वाहिश, इस बुनियाद पे हम समझ सकते हैं कि अमेरिका के जो ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी है, शायद ये मौका आ गया है कि उस कशीदगी को दूर करने में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कोई रोल अदा करे। और ये हमारी मुल्क के लिए एक, मेरे ख्याल में एक पजीराई है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात के लिए एक समझा जाए कि एक पसंद किया जा रहा है कि वो ऐसा रोल अदा करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने पहले तेहरान का दौरा किया, उसके बाद सऊदी अरब जाएंगे। यकीनन ईरान में जो कुछ बातचीत हुई है वो मस्बत थी और उम्मीद अफजा थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस बारे में कुछ ज़्यादा खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के जो अख्तिलाफ़ात हैं बड़े बुनियादी नौइयत के हैं, बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग हैं। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। एक वो पुराना अरब अजम वाला मसला है, फिर शिया सुन्नी वाला मसला है, और फिर 4 बार पहले भी सालिसी करवाई गई, अब भी सालिसी करवाई जा रही है। ये तो तनाज़ा, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, सदियों पुराना तनाज़ा है। तो क्या आपकी बात से क्या हम ये कह सकते हैं कि सालिसी की कोशिशों से, अगर सालिसी हो भी जाती है, इनका तनाज़ा ख़त्म ही हो जाता है, तो ये फिर हतमी होगा, या ये समझा जाए कि जो पॉलिसी में तब्दीली है, एक रिफ्ट है, ये फिर एक वक्ती है अमेरिका का? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुनासिब है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इमरान खान को कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये रोल अदा करे ईरान अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर करने का, और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग मैन हैं, जिनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी इक्वेशन कायम की हुई है, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात के सिलसिले में पाकिस्तान को रोल अदा करे। एक पॉइंट मैं फ़ौरन क्लियर करना चाहता हूँ, ये डिप्लोमेसी में सालिसी को अंग्रेजी में आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि एक तीसरे फरीक को आपने इख्तियार दे दिया कि हमारे झगड़ों का आप फैसला करें। ये वो चीज़ नहीं है, ये मसालिहत का रोल है, सालिसी का रोल नहीं है। यानी कि हम दोनों फरीकों के दरमियान एक गो बिटवीन है और कोशिश कर रहे हैं कि कोई समझौता हो जाए।
तो बहरहाल देखिए, अब जब सऊदी अरब वो जाएंगे तब अंदाज़ा होगा किस हद तक सऊदी अरब जो है वो इस बारे में एक मस्बत रवैया रखता है, या जो अगर ईरान की तरफ से कोई तजवीज़ है उसके जवाब में क्या कहता है। तो ये चीज़ें जो है अब वक्त के साथ ही अनफोल्ड होंगी। लेकिन आई वुड अगेन स्ट्राइक ए नोट कि इस बारे में कोई ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत अरसे से चल रहा है, और इसमें ये भी हमारे लिए एहतियात की ज़रूरत है कि कोई ऐसी बात ना करें कि एक फरीक नाराज़ हो जाए या दूसरा फरीक नाराज़ हो जाए। ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ हमारे इतने करीबी ताल्लुकात हैं कि हमको इस बात को बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है कि ताल्लुकात में कोई कमजोरी हो जाए। सही, लेकिन अगर इसको एक और एंगल से देखें शाहिद अमीन साहब, तो शायद हम ये समझ सकें कि सब कुछ ये फिर शायद मफादात के लिए हो रहा है। वो ये कि आप समझते हैं कि शायद अमेरिका इसके लिए परेशानी की बायस एक ये भी वजह है कि चाइना और ईरान के दरमियान जो तेल की फरोख्त और तनसीबात की देखभाल के लिए जो मुआहदा हुआ $280 बिलियन का, और इसकी जो खरीदो फरोख्त है वो भी चीनी करेंसी में होगी, और कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता के जो दीगर ममालिक हैं वो भी इस तरह के मुआहदे कर सकते हैं जिनकी खरीदो फरोख्त चीनी करेंसी में हो। तो ये भी एक खौफ, एक डर अमेरिका में बड़ा ज़ाहिर से डॉलर की जो हैसियत है उसमें कमी आएगी, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा खौफ हो सकता है अमेरिका के इस पॉलिसी को बदलने में कि चाइना ऊपर जा रहा है मौशी लिहाज से? देखिए, अमेरिका ने इस वक्त ईरान के खिलाफ बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। सिर्फ बाज़ ही मुल्कों को इस वक्त उनकी तेल जा रहा है। अब ये चीन का बीच में आना और इतना बड़ा मुआहदा करना जो है, यकीनन वो ईरान की पोजीशन को थोड़ा सा मुस्तहकम करता है, और अमेरिका की जो कोशिश थी कि बिल्कुल ईरान को इक्तिसादी तौर पे तबाह कर दे, मेरे ख्याल में चाइना के बीच में पड़ने से उसके इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अमेरिका खुद खलीजी ममालिक से तेल कोई ख़ास इम्पोर्ट नहीं करता, उसकी ना होने के बराबर है। अमेरिका का इन्हिसार इन मुल्कों पे नहीं है। वो अपनी तेल कहाँ से मंगाता है? मैक्सिको से, वेनेजुएला से, नाइजीरिया से, इन ममालिक से। अपनी ऑयल प्रोडक्शन बहुत है, तो अमेरिका की कोई डिपेंडेंस नहीं है ये गल्फ के ऑयल पे। लेकिन बहरहाल ये आपने सही कहा कि डॉलर की करेंसी जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन रखती थी, और अगर वो कमज़ोर हो जाता है तो अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, अगर समझ लिया जाए कि मिडल ईस्ट के हवाले से जो अमेरिका की जो पीस एक पॉलिसी है जिसको कहा जाए, अगर इस पर चलता है, अगर वाकई अमेरिका अफगानिस्तान, इराक, शाम और यमन की जो जंगें हैं इनका वाकई मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि अमेरिका फिर इजराइल पर भी दबाव डाल सकता है कि वो दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे? तो फिर आप क्या समझते हैं कि भारत की पोजीशन फिर क्या होगी? भले ही 1 अरब से ज़्यादा की मार्केट है भारत की, तो अगर ये ममालिक इस तरीके से यहाँ पर पीस हो जाता है वो अमेरिका के बीच में डलने से, आप समझते हैं कि भारत फिर तनाव हो जाएगा, भारत को ठेस पहुंचेगी, भारत के मफादात को? या कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन याद रखिए कि इंडिया के इस इलाके में बहुत बड़े तिजारती ताल्लुकात हैं। बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी सऊदी अरब ने कोई $70 बिलियन या $100 बिलियन की बात की है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, और यूएई के साथ भी बहुत ही उनके स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। तो वो तो अपनी जगह कायम रहेंगे, लेकिन ये कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की मदद से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें पाकिस्तान विल बी द गेनर। एक लिहाज से पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ेगा, और उसका मतलब है इंडिया का असर रसूख कम होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं समझता हूं कि इंडिया की इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह का रोल अदा कर रहा है, और अगर कामयाब होता है तो इंडिया में काफ़ी एक लिहाज से खलबली मचेगी। सही, जिस तरह हम करते हैं शाहिद अमीन साहब के कश्मीर का मसला हल हुए बगैर इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता, इसी तरह ईरान भी बात करता है कि यम के साथ आप जंगबंदी करें, यम के हालात बेहतर हों तो खित्ते में बेहतरी आ सकती है। तो ये शर्त या ये मुतालिबा ईरान का आप समझते हैं कि सऊदी अरब के लिए काबिल कबूल होगा? जी, मेरे ख्याल में सऊदी अरब का जो यमन में इंटरवेंशन थी वो एक किस्म की नाकामयाबी थी। उसके अंदर के 4 साल हो गए हैं, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, मालूम नहीं कितने लोग यमन में मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सऊदी अरब के हक में नहीं हुआ है। तो गालबन सऊदी अरब में खुद एक हम की वॉर वेरीनेस होगी कि यार किस जगह पे हम फंस गए, वहां से निकलना हमारे लिए बेहतर है। लेकिन देखिए, इसमें हमें याद रखना चाहिए कि ईरान जो है
वो जो हूती कबाइल हैं, जो मेन पार्टी है, उनकी पूरी हिमायत कर रहा है, बल्कि उनको मिसाइल्स भी दे रहा है। उन मिसाइल्स के बारे में कहा जाता है कि सऊदी अरब की तंजीम जो थी इंस्टॉलेशन, उसको भी नुकसान पहुंचाया। तो ईरान का भी एक रोल है कि भाई आप उन लोगों की मदद करना बंद करें ताकि इस मसले का कोई हल निकले। तो गोया कि दोनों फरीक कुछ लचक दिखाए तब यमन का मसला हल हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि सऊदी अरब में भी एक एहसास है कि यमन की जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दमीन साहब, साबिक सफीर हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे कि क्या FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की अब की बार तैयारी मुकम्मल है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होगा या नहीं, इसका फैसला आज से पेरिस में शुरू होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की सरमायाकारी की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में होगा। ये इजलास 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर से 200 से ज़ायद ममालिक और तंजीमें शरीक होंगी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से एक वफ़द इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की क़यादत में FATF के पेरिस के इजलास में शिरकत करेगा, जो फ़ोरम को अपने जो किए गए इक़दाम हैं उनसे आगाह करेगा। FATF के निकात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने कई तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया, कई गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, जबकि एक हफ्ता पहले FATF के एशियन पैसिफिक ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने FATF की 40 तजावीज़ में से 36 पर अमल दरामद किया है, जबकि 4 पर नहीं किया। ये रिपोर्ट अक्टूबर 2018 तक की थी, जिसमें गुज़श्ता एक साल के पाकिस्तान से मुताल्लिक किए गए जो इक़दाम हैं उनको शामिल नहीं किया गया। अगर FATF के जारी इजलास में पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन हुए तो इसे ग्रे एरिया के फहरिस्त से खारिज करने की कार्रवाई का आगाज़ भी हो सकता है। और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी इक़दाम को एक बार फिर से नाकाफ़ी करार दिया, जैसे कि जनवरी और मई में हो चुका है, तो फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने में शामिल करने से मुतालिक जो इक़दाम हैं फिर ज़ाहिर है उन पर गौर होगा। इससे पहले जून में होने वाले इजलास में FATF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया था और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए अक्टूबर तक का वक्त दिया था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को सालाना $10 अरब का नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान जारी इजलास में FATF को अब की बार मुतमईन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जबकि ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया तो मुल्क की मईशत के लिए ये कितना बड़ा धचका हो सकता है। इस पर सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका। हुमायूं साहब, इससे पहले आप भी जानते हैं 2 बार जनवरी और मई में हम एक्शन प्लान पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुए, तो हमसे कम से कम फिर कहा गया कि 10 नुकात पर आप काम जारी रखें, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए जो इक़दाम हैं उनको करना था। इस बार क्या तैयारी है, किस तैयारी के साथ हमाद अज़हर साहब गए हैं? भरपूर तैयारी है, हम ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे? बहुत सीरियसली टैकल कर रही है जी। देखिए राजिया, ये बहुत ही ब्रॉड किस्म की आपको रिफॉर्म्स चाहिए जी। आपको पता है कि अभी हाल ही में स्विट्ज़रलैंड और दुबई टैक्स हेवन्स थे। इवन स्विट्ज़रलैंड, जिसको अभी रिसेंटली क्लियर किया है FATF ने, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है, ये तो अब दुनिया का हर अदारा, यूनाइटेड नेशन, बाकी सब इदारे जो हैं इस पर टोटल फोकस करके बैठे हैं। FATF बन चुकी है, ये मॉडर्न फिनोमेना है। लोग कहते हैं कि जी पहले FATF ने कभी ऐसे नहीं किया, पहले FATF होती नहीं थी सिरे से, ये इदारा ही नया बना है। अब देखिए इसमें चीज़ें क्या रिक्वायर्ड हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत से इसमें रिफॉर्म द प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। इसमें SECP, इसमें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज,
पाकिस्तान के बहुत से कवानीन हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड, उसमें अमेंडमेंट्स दरकार हैं। इसमें एक्चुअल जनरल अवेयरनेस पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान के बैंक्स के भी टेरर फाइनेंसिंग की दुनिया में क्या तौर तरीके हैं उनको कैच करने के या मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें पेशरफ्त कर रहा है पाकिस्तान। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो खैर 2000 मेरे ख्याल 10 में बन गया था, FMU भी उसके बाद बनी थी। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इशू इतना ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान को जिस तेज़ी से अपने इदारों को ट्रेन करना है और उनको बताना है कि जो नया फिनोमेना है दुनिया का, इसमें इदारे कैसे एक्ट करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे एक्ट करें, कानून क्या होने चाहिए, उसमें जो पाकिस्तान को करना है बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। जितनी बातें आपने की इकदाम करने में, इदारों को ठीक करने में, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ज्यादा, अब जैसा कि आप जानते हैं बड़े केसेस चल रहे हैं ना इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के, किसी का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। जो फैटफ के 10 नुकात है उसमें जो मेजर पॉइंट है उनका वो मनी लॉन्ड्रिंग से ही मुतालिक है। तो जाहिर है अभी केसेस अभी बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे मुल्क में चल रहे हैं। आप नहीं समझते ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसका इस बार भी हमें सामना करना पड़ सकता है कि कोई चीज ठिकाने नहीं लगी इस हवाले से? मैंने गुजारिश की, इसीलिए पाकिस्तान को अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा, अपने रूल्स को रिव्यू करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में शाजिया ज्यादातर जो केस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो सेल्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। वो जो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट्स होते हैं ना जी, ये किसी ने बिजनेसमैन ने को पैसा इधर से उधर भेज दिया या किसी और ने कर दिया, या ये सेल्फ या टैक्स इवेजन करके पाकिस्तान से उसको कोई आगे पीछे कर दिया। ये पाकिस्तान के तो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो सेल्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। वो भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग जो दुनिया जिसके पीछे पड़ी हुई है, उस पर अभी हमारे केस की हिस्ट्री केसेस की इतनी अच्छी नहीं है। यही जो मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में जो चंद बातें कहीं, उन्हीं से यही कोशिश होगी कि ये पूरा नेटवर्क इस मुल्क में, अच्छा इंटरनेशनल जो आपस में राब्ते होते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग इदारों से, उन राब्तों में बेहतरी की ज़रूरत है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में बेहतरी की ज़रूरत है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के साथ जब पाकिस्तान को कोई मुल्क रिक्वेस्ट करता है, पाकिस्तान का उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर की लेवल तक तवज्जो है, ये चीजें होंगी। से राब्ते यकीनन जरूरी है। हमारे साहब एक और बड़ा पॉइंट था जो 10 नुकात थे उसमें ये कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इंसदाद के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए, राब्ते बढ़ाए जाएं, ये भी उनका एक निकात था। अब KPK में भी आप काम कर लेंगे, आप लोगों की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी आप लोग कर लेंगे, आप लोगों की गवर्नमेंट है। जो एक चैलेंज हो सकता है सिंध वालों से आपकी नहीं बनती है, अब वहाँ आप लोग नहीं समझते, वहाँ कोऑर्डिनेशन करने में ज़रा मसला होगा, सिंध और बलूचिस्तान, ये एक बैरियर हो सकता है, या सूबे कोऑर्डिनेट आप कोऑपरेट करेंगे इस हवाले से? ना सिर्फ फेडरेशन की जो यूनिट्स हैं, जो सूबे हैं, बल्कि फेडरेशन के और सूबाई जितने इदारे हैं उनकी आपस में भी कोऑर्डिनेशन में बेहतरी लाई जा सकती है। ओके, मसलन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब FMU से राब्ता करती है तो उसको कोर्ट से जाके इजाज़त लेनी पड़ती है। हालांकि FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो पाकिस्तान की है वो बनी इसलिए हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना जी कि इंटर एजेंसी राब्ते, इंटर प्रोविंस राब्ते, कवानीन चेंज करने हैं, और जो हमारे अफसरान हैं उनको आपने अवेयर करना है कि ये दुनिया में अब ये जो एक मसला है मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का, जिसमें बहुत फोकस है दुनिया का, उसमें पाकिस्तान को, मेरा ये ख्याल है जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक बहुत ही इस पर फोकस है। आई पर्सनली हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड। आई थिंक कि जिस तरीके से पाकिस्तान चला है तो इस दफा नहीं तो जल्द वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन शायद मेरा ज़ाती ख्याल ये कि कुछ अरसे तक ग्रे लिस्ट में रहे।
मेरा नहीं ख्याल कि ये ब्लैक लिस्ट में जाएगा। उन्होंने कहा था कि आखिरी अक्टूबर का महीना जो है ये आखिरी मोहलत है। अगर हम ब्लैक लिस्ट नहीं भी होते तो आपको लगता है कि हमारे इक़दामात मुकम्मल ना होने पर अभी हमें मजीद और टाइम मिल सकता है, अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहें? आपको लगता है कि टाइम और मिलेगा, बढ़ेगा? शाजिया मुझे एग्जैक्टली FATF के जो रूल्स हैं मैं उनसे आई मस्ट एडमिट मैं वाकिफ नहीं। मैंने ये रिपोर्ट जो आप जिक्र फरमा रही थी अक्टूबर 2018 की, उसका मैंने जायजा लिया है। उसके लिहाज से 1 साल का आपने खुद फरमाया कि अरसा गुजर चुका है और जो फोकस है फेडरल गवर्नमेंट का और उसकी तमाम एजेंसीज का, तो मुझे यकीन है कि उस रिपोर्ट के बाद काफ़ी पाकिस्तान जो हमने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किए वो चीज़ें को अमल दरामद करा चुका होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ हैं। माहिर मौशियत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। ये फरमाइएगा, आप भी जानते हैं FATF का इजलास सर शुरू हो चुका है, जिसमें ज़ाहिर है अब देखा जाएगा कि पाकिस्तान को जो इक़दामात करने के लिए कहे गए थे, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, दहशत गर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए जो हमने काम करने थे वो किए या नहीं। इससे पहले आपको भी पता है कि 2 बार इस एक्शन प्लान पर हम अमल करने के लिए नाकाम हो चुके और हमसे डूब मोर का मुतालबा किया गया, एक दफ़ा जनवरी में तो दूसरा मई में। अब की बार आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी के साथ गया है या आपको लगता है अभी मजीद वक्त लगेगा, अभी हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे, हमें एक और मोहलत दी जाएगी? देखिए, मैं पहले आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं जी कि 0% इम्कान है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ऐसे सोचना ही गुनाह है। हम कोई गए गुजरे मुल्क नहीं हैं, हम जो है दुनिया में एक हमारा मकाम है। ये सही है कि इसका जो भारत है वो उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप का को चेयरमैन है और उसकी पूरी कोशिश है, वो लॉबिंग कर रहा है जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाने के लिए हमें ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए कोशिश कर रहा है। मगर मैं आज आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। जी हाँ, ब्लैक लिस्ट से बदले 3 ममालिक की हिमायत भी तो दरकार होती है ना, टर्की, चाइना, मलेशिया, और वो हमारे साथ भी हैं। नहीं, मगर एक और बात मैं आपको बता दूं, ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो उनकी शराइत हैं उन पर अमल दरामद नहीं करना चाहता, उनसे बचना चाहता है, उनसे इनकारी है। जब हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमने 27 में से 20 कर दिए हैं, बाकी पे भी हम अमल दरामद कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये जो FATF का क्राइटेरिया है हम उसके मुताबिक अगर कोई दुश्मन चाहे भी तो हम ब्लैक लिस्ट पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ये कहना मुशीर ख़जाना का कि हमारी तवक्को है कि हम उससे निकल जाएंगे, वो भी सही नहीं है। हमें बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह मुझे नज़र आ रहा है कि हमें तौसी मिल जाएगी। लेकिन मैं एक तस्दीक करना चाहता हूँ कि कुछ माहिरीन जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इससे ग्रे लिस्ट में रहने से $10 अरब का नुकसान हो रहा है, खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम कई साल ग्रे लिस्ट में माजी में भी रह चुके हैं, हमने उसका मुकाबला किया। ठीक है, हमारी कमज़ोरियां हैं, हमारी मईशत कमज़ोर है, लेकिन ये हम कोई गए गुजरा मुल्क नहीं है। आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वॉर ऑन टेरर में हमारा एक किरदार है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और अमेरिका का एक बड़ा अहम किरदार FATF में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें तो जाएगी, अब हम इस तोसी से फ़ायदा उठाने के लिए सियासत ना करें। एक तो हमें मगरबी दुनिया को, मैंने अभी पिछले हफ्ते ये वॉइस ऑफ अमेरिका में ये बात की है कि जनाब अफ़गान महाजरीन यहाँ 30 लाख हैं, अगर वो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या हम उनके ऊपर F-16 से हमला कर दें? अमेरिका अगर उनके ऊपर नहीं काबू पा सका अफगानिस्तान में, हम 30 लाख आदमियों को पनाह दिए हैं, उनमें से कुछ लोग टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें दुनिया को देखना पड़ेगा। जब इमरान खान साहब ये सही कहते हैं कि $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो मगरिब ने महफूज जन्नत क्या फराहम नहीं की? हमारे चोरी के पैसे, डाके के पैसे यहाँ से गए, तो क्या मगरिब ने उनको जो है महफूज जन्नत फराहम नहीं की? एक तरफ हम अपनी इस्लाह करें, उनकी शराइत की पाबंदी करें,
दूसरी तरफ कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ये कहें कि जनाब ये जो मगरबी ममालिक में खाते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आप हमें फ़ौरन डिटेल्स दें। अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, अभी रिपोर्ट आई है चीन के साथ कई अरब डॉलर की हो रही है, हम उनके साथ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लें। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। FATF से तो हमें मोहलत मिल जाएगी, लेकिन मुझे डर ये है कि जिस वक्त अमेरिका को हम अफगानिस्तान के मामले में यही बात मैं आपसे बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट की सारी सिचुएशन को लेकर जिस तरीके से अमेरिका परेशान है, ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े को लेकर वो चाहता है कि पाकिस्तान सालिसी करवाए। एक बहुत बड़ा ज़ाहिर इस खित्ते के लिए ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी ये बहुत बड़ा मसला है। अब जब उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका इस वक्त हेल्प कर सकता है कि हमें ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए? नहीं, देखिए वो तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल मसला हो जाएगा। आप कहेंगे पॉलिटिक्स में चले गए। अमेरिका ही तो वो जो है कशीदगी पैदा कर रहा है। ये डिप्लोमेसी की बातें हैं कि आप किरदार अदा करें। अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि इस्लामी दुनिया के ये दो ताकतवर मुल्क ईरान और सऊदी अरब में ताल्लुकात कशीदा रहें। देखिए एक तरफ अभी अमेरिका ने अपनी फ़ौजें जो है सऊदी अरब में भेज दी हैं, तो वो तो उसका अपना ये एक अलग एक पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिक्स में होता कुछ है, किया कुछ जाता है, करते कुछ है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इन मुल्कों में मुफाहमत हो। वो चाहेगा कि कशीदगी रखे। अमेरिका चाहेगा कि अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। अमेरिका चाहेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है वो बदएतमादी बढ़े, क्योंकि वो भारत के मुफाद में बात कर रहा है। हमें अपना देखना है, अपना घर ठीक करना है। मुझे जो खौफ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कुछ ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनको नज़रअंदाज कर रहा है। कल को वो ये उनको पकड़ सकता है, तो एक तो उनको ठीक कर लें। दूसरे कि इस पूरे खेल में जो कुछ हुआ है, बेनामी अकाउंट्स की हम सुबह शाम बात करते हैं। जी हाँ, यही तो मैं आपसे पूछती थी कि अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, अब किसी भी केस का अभी तक फैसला नहीं हुआ, कोई भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। ये भी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, जो हमें फेस करना पड़ सकता है। नहीं, मैं नहीं समझता। अगर हमने उनको पकड़ लिया है, हाँ, और उन केसेस को पकड़ लिया है, और हमने कानून साजी बिल्कुल कर ली है, हाँ, मैं अब भी इस चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कानून साजी की है। सारी हमारे अंदर कोई ख़राबियाँ सारी हमारे अंदर ही नहीं है। हमने बहुत अच्छी कानून साजी की है, दुनिया उसको पसंद करती है। ये एक सियासी खेल चल रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको को चेयरमैन बनाया गया। अमेरिका हमें कमज़ोर रखना चाहता है। कुछ हमारी कमज़ोरियां हैं, हम उनको तस्लीम करें। लेकिन एक और ख़राबी जो कुछ हो रही है कि ये स्टेट बैंक असल में इसमें ज़िम्मेदार था, बेनामी खातों में जिसकी दुनिया में हो रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसमें स्टेट बैंक की भी कमज़ोरियाँ थीं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो कुछ इन इदारों पर डाल दिया गया है, तो मेरा अपना ख्याल है इदारों की इस्लाह कर लें, और अपने कवानीन हम ठीक कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद कर लें, तो भारत कोई हमारा। और आपको ये भी लगता है कि कोई मोहलत मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, तोसी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि हुकूमत मुखालिफ मौलाना के मार्च की तारीख करीब आती जा रही है, लेकिन अभी तक एहतजाजी तहरीक की कोई वाज़ेह शक्ल हमें नज़र नहीं आ रही है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक की तारीख तो करीब आती जा रही है, लेकिन अभी तक इस एहतजाजी तहरीक की शक्ल वाज़ेह नहीं हो पा रही है। क्या आया ये धरना होगा या इस्लामाबाद तक सिर्फ मार्च होगा? मौलाना खुद इस एहतजाजी तहरीक के लिए मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन जमातें इसे धरने और मार्च अलग अलग पैराए में देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मार्च की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि धरने से दूरी इख्तियार की है। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल हिमायत करेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने एक ख़त में मौलाना के लिए खुसूसी पैगाम और अपनी पार्टी के लिए खुसूसी हिदायत भी दी हैं। इसी मामले पर नून लीग का
कल एक मुशावरती इजलास भी हुआ और आज नून लीग का जो वफ्द है मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई, जिसमें नवाज शरीफ के ख़त के ऊपर मुशावरत की गई। उन्हें ख़त का जो ख़त में लिखा क्या गया, हिदायत क्या दी गई, हर चीज़ से मौलाना साहब को आगाह किया गया। जबकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी धरने से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब में धरने मुखालिफ मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं या उनसे मुलाकातें करेंगे। हिमायत मिलने पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई जाएगी। जबकि मार्च के हिमायती अरकान असम्बली के खिलाफ हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि उनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। धरने के लिए कंटेनर की ऑफर करने वाली हुकूमत जो है अब ये कैसी हिकमत अमली बना रही है। जबकि अहम सवाल यह है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का ये भी कह रहे हैं कि ऑप्शन भी खुला रखा हुआ है, लेकिन मुज़ाकरात में अब पहल कौन करेगा। एक तरफ सख्त एक्शन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। क्या हुकूमत की तरह अपोजिशन ने भी मुज़ाकरात का ऑप्शन ऑन रखा हुआ है या नहीं, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। सईद गनी साहब, हम तो यही सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, भाई हम तो मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, धरने की हिमायत नहीं कर रहे। अजीब सी कंफ्यूज सी पॉलिसी लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगर तो वाकई आप लोग भी समझते हैं इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने भी कल कहा कि कठपुतली हुकूमत को मैं घर भेजने के लिए निकल पड़ा हूँ, सिलेक्टेड वजीर आजम भी कहते हैं, जाली मैंडेट वाली हुकूमत भी कहते हैं, तो फिर क्या रुकावट है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मौलाना साहब की फिजिकली हिमायत करने से रोक रही है? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि हमारी पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन है पहले दिन से ही, और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है कि अगर धरना मौलाना साहब देने जा रहे हैं तो उस धरने में हम नहीं जाएंगे। और बिलावल साहब ने इस्लामाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें ये कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान में पिछले 10-12 सालों में जितने धरने दिए गए हैं इस्लामाबाद में, हमने सबकी मुखालफत की है, और अब हम किस तरह अखलाकी जवाब पैदा करें और उस धरने के अंदर हम चले जाएं, जिसकी तफसीलात का हमें इल्म नहीं था उस वक्त तक। जहाँ तक मौलाना साहब के मुतालबात हैं जो इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो कश्मीर के इशू पर हम समझते हैं कि हुकूमत ने प्रॉपर्ली उसको हैंडल नहीं किया, और बहुत सारे इशूज़ हैं जिससे लोगों की जज्बाती और मुआशी वाबस्तगी बनती है, उस पर हमारे मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। मौलाना साहब जिस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कैंपेन करना चाहते हैं, उसी तरह हम भी करना चाहते हैं। और इसीलिए ये फ़ैसला हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आज़ादी मार्च जहाँ जहाँ से शुरू करेंगे, पीपल्स पार्टी उन शहरों में हमारी जो मकामी लीडरशिप होगी वो भी जाएगी, हमारे कारकुनान भी जाएंगे, और अगर वो कारवान का आगे बढ़ेगा तो फिर अगला जो ज़िला होगा वहाँ की पार्टी की तंजीम उनके साथ हमारी ज्वाइन कर लेगी, और इसी तरह इस्लामाबाद तक जब वो पहुँचेंगे तो हमारे लोग उनके साथ उनको ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश हमारे साथ हैं। मुमताज़, आज जो नून लीगी वफ़द की मुलाकात हुई जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत से, क्या फ़ैसले हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई, ज़रा डिटेल बताइएगा कि हुआ क्या मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया नून लीग ने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो स्ट्रेटेजी उनको बताई जाएगी कि उनका क्या लाया अमल है, लेकिन मायूसकुन बात तो ये है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका इस मीटिंग में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या वर्कर मुख्तलिफ सूबों से निकाले जाएंगे या नहीं, ये अभी तक वो फैसला ही नहीं कर सके हैं, जिसपे जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप को कदरे मायूसी भी हुई है। लेकिन अभी उनका कहना यह है कि इस सिलसिले में मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद ही फैसला होगा। तो ये इस लिहाज से मुशावरती अमल जारी रहेगा कि कभी कोटलख पर जेल में मुशावरत होती है, कभी बॉलीटाउन में मुशावरत होती है, इसका मतलब आज भी मुशावरत हुई, बात हुई, फाइनल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ, बल्कि शाजिया मैं आपको ये बात बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है अंदरून जो मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं वो ये है कि कुछ लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग नून की जिनको शहबाज शरीफ की हिमायत हासिल है वो उनको यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि चूंकि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ये तय किया था कि वो धरना देंगे और तब तक वो नहीं उठेंगे जब तक कि हुकूमत को गिरा नहीं देते, लेकिन अब उन्होंने धरने का लफ्ज जो है वो मार्च से तब्दील कर दिया है और अब तक उनको मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये गारंटी
गारंटी नहीं मिल सकी है कि क्या ये मार्च जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत का खात्मा ना हो, और अगर इसका इसमें मतलब ये नाकामी हुआ हो गई नून लीग इस क्या बात की स्ट्रेटजी है? यकीन दहानी लेना चाहती है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब धरना देते हैं तो नून लीग उनके साथ होगी, अगर सिर्फ ये आजादी मार्च है तो भी वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनका साथ देना है। इसका मतलब नून लीग हामी है धरने की। बल्कि बिल्कुल, लेकिन मसला यह है कि उनको गारंटी चाहिए कि अगर वो धरना देंगे तो ऐसा ना हो कि अगर धरना नाकामी से दो चार हो गया तो ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की नाकामी नहीं होगी बल्कि ये पूरी अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए उनको एक किस्म की गारंटी चाहिए कि जब वो लोगों को आएंगे, मुस्लिम लीग वर्कर्स भी आएंगे तो मौलाना साहब ने भी इसके लिए वक्त मांगा है कि हम सोच कर बताएंगे। मौलाना साहब ने भी इसके लिए वक्त मांगा है। बिल्कुल, दोनों जानिब बिल्कुल दोनों जानिब से ये कहा गया है कि इस पे मुशावरत होगी। और एक दूसरी बात शाहजिया, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो जिस तरह से कहा जा रहा था जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कि वो रजाकारों की 10,000 रजाकारों की वो जो एक फोर्स है उसका वो मुजाहरा करेंगे और उनको वो पेश करेंगे सामने, लेकिन उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम को मायूसी हुई जब मौलाना फजल रहमान खुद इस शो में मौजूद थे, लेकिन कोई 500 से ज्यादा जो रजाकार फोर्स थी वो इसमें वो देखे नहीं गए। इसका मतलब यह है कि जो उनकी अपनी रजाकार फोर्स है, जब वो इस छोटे से एक इवेंट में वो नहीं आ सके तो धरने में या जिसको आप मार्च का नाम देते हैं उसमें वो कैसे आएंगे? ये सारी चीजें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ऑब्जर्व कर रही है और उसकी वो लीडर्स जो मौलाना के साथ जाने के लिए ज्यादा तैयार नजर नहीं आते, वो अब अपनी लीडरशिप को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी ये हालत है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब मुस्लिम लीग नून को अपनी उन्हीं की मुस्तकबिल की सियासत भी नजर आ रही है कि अगर ये धरना नाकाम हो जाता है तो मुल्क की ज़ाहिर दूसरी बड़ी जमात है तो वो उनकी मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, वो नाकाम हो जाएंगे। आगे ऑपोजिशन जो है वो तितर बितर नजर आती है, किसी भी मामले पर ये लोग मुत्तफिक होते नजर नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ थे, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब आपका। बावजूद इसके कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है कि मुस्लिम लीग नून ने धरने में शामिल होना है नहीं, वो तो यकीन दहानियां मांग रहे हैं कि अगर आपने धरना देना है तो हम शामिल होंगे, अगर आज़ादी मार्च करना है तो फिर अभी वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें। इसलिए आप लोग तसल्ली रखिए कि अभी कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है कि नून लीग क्या करने जा रही है, लेकिन आप लोग फाइनल किए बैठे हैं कि पंजाब हुकूमत ने आज़ादी मार्च की हिमायत ना करने वाले लीगी रहनुमाओं से आप लोगों को टास्क मिले हैं राब्ते करने के, और जो इसकी हिमायत नहीं करेंगे आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, और जाहिर है इसका ये मतलब होगा जो मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा आके वो वापस नून लीग में थोड़ी जाएगा, वो तो आप लोगों के साथ आके मिलेगा। ये क्या टास्क मिल रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजी आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एक तो आपके जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी बात सुन रहा था, और दूसरा अभी मैं सईद गनी साहब की बात सुन रहा था, और आपने देखा कि सईद गनी साहब के और बिलावल साहब के बयान में कितना बड़ा तजाद है। कल उनकी जज्बाती तकरीर आपने सुनी थी, ये वही तकरीर है जो उन्होंने 2017 के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ की थी और कहा था नवाज शरीफ साहब आपने मुल्क की मुईशत का खाना खराब कर दिया, तबाह कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया। वो तकरीरें सारी नेट के ऊपर अवेलेबल है, और उधर से नवाज शरीफ तकरीर करते कि जरदारी तुमने मुल्क को लूट लिया, तुमने मुल्क को खा लिया, तुमने मुल्क से पैसे बाहर भेज दिए। फिर शहबाज शरीफ साहब के अंदर एकदम जज्बा उठता था और शहबाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी मैं तुम्हें सिंध की, मुल्तान की, कराची की, हैदराबाद की, हर लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। ये वही तकरीर है। सो कहने का मकसद है, आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की कि इनकी अंदर की बातें और होती हैं और बाहर आके ये और करते हैं। अभी आपने अपने जी थोड़ी देर पहले इनसे बात की है। सो कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये इनका मार्च और इनका धरना बुरी तरह नाकाम होगा। अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि जो 10,000 अपने मेन फोर्स बाहर निकालने की बात की थी, 500 बंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ, इस वजह से कि अवाम को पता है कि इनका एजेंडा कश्मीर से तवज्जो हटाने का है। इनका एजेंडा यह है कि अब इकोनॉमी मुल्क की बेहतरी की तरफ जा रही है, करंट डेफिसिट कम हो रहा है, आपका रुपये में ठहराव आ रहा है। पहल करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए आप लोग तैयार हैं? कोई बात नहीं, हम
देखें, इन्होंने जब अगर पंजाब से निकलना है, जाना है, तो बिल्कुल किस तरह से जाना है, क्या इनको फैसिलिटी चाहिए, हम हमारे साथ बैठ के बात कर लें। अच्छा। हम कोई इसमें देखे, बात सुने, हमें बात करने में कोई हर्ज नहीं है, हम क्यों ना बात करें, हम गवर्नमेंट हैं, हम बात करना, हम बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं कि देखें, नून लीग के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर ही, मौलाना के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इनका स्टांस ठीक नहीं है, ये गलत जगह पर जा रहे हैं और ये ठीक नहीं कर रहे। तो वो अच्छे लोग जो इनके साथ नहीं रहना चाहते और वो ये इनसे डिफरेंट, क्योंकि हम तो हमारे उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनको आप अपने साथ चाहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।